Namaskar Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Gerwal. So once again I'm back with my new video. So आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेके आई हूँ क्योंकि एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था दैट व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सेप्टम एग्जाम. व्हाट इज सेप्टम एग्जाम आप पूछेंगे. जिनको नहीं पता है उन्हें बता देती हूँ. सेप्टम एग्जाम है एक तरीके से DRDO में अपने आप को जॉब के लिए प्लेस करना. थोड़ा सा रिवर्स लग रहा है ना, तो देखिए सेप्टम एग्जाम एक वो एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम DRDO में अपने लिए जॉब पाते हैं. हम जब उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं. उन स्टेजेस को हम जब पास कर लेते हैं तब जाके हम क्वालिफाइड होते हैं वहां की किसी भी ऑथराइज्ड प्लेस के लिए. अब क्या होता है कि DRDO में STA और STB के नाम से एग्जाम होता है, मतलब उनके हेडिंग्स के लिए काम होता है. सो अब बात आती है कि STA और STB क्या है. तो ये दोनों ही एग्जाम जो होते हैं इनके अंदर 2 टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2. तो जो टायर 1 होता है जिसका क्लियर हो जाता है वो जाता है टायर 2 पे, और टायर 2 पे जो जाता है उसका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. एक में होता है एक में नहीं होता है. और साथ ही साथ में टायर 1 का सिलेबस जो होता है उसका थोड़ा सा सिलेबस टायर 2 में भी आता है. और टायर 2 का जो मेन कंसिडरेशन होता है वो होता है जो आपका मेजर जहां से आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है. तो 2 तरीके हैं DRDO में अपने आप को STB के तौर पे स्थापित करना. क्या होता है कि जिसके जो साइंस का सब्जेक्ट है वो साइंटिस्ट होता है, हम जानते हैं. और STA वो होता है जो असिस्टेंट होता है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट. तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको ITI होना चाहिए, आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए, केमिकल्स की अच्छी जानकारी होनी चाहिए. लेकिन जब आप जूलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए अपने पर्टिकुलर पूरे बायोलॉजी की. बायोलॉजी और जूलॉजी इसी का सब सब्जेक्ट हो गया, तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आते हैं. अब हम बात करते हैं कि उसका सिलेबस क्या है. देखिए सिलेबस तो उसका बहुत वास्ट है. अगर मैं आपको इस वीडियो के थ्रू सिलेबस समझाऊं तो वो आपको शायद नहीं समझ में आएगा, बट आई मेक श्योर कि मैं आपको बता पाऊं. और मैं साथ ही साथ में कोशिश करूंगी कि मैं एक PDF जो है आपको प्रोवाइड कर सकूं सिलेबस के, तो आप उसको इजीली समझ पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे. क्योंकि ऑन बोर्ड शायद ना भी समझ में आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समझ में आए. क्योंकि मेरी हर वीडियो में मैं एक ही चीज को रखती हूँ कि आप जो मुझे टाइम देते हैं उस टाइम को जब आप यूटिलाइज करें. सपोज मेरा 6 मिनट का वीडियो है तो उस 6 मिनट में आपने मुझे अपने 6 मिनट दिए हैं, तो उस 6 मिनट में आपको समझ के सीख के जाओ. आपके वो 6 मिनट मुझे देना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मुझे उन 6 मिनट को पूरा यूटिलाइज करना है. तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे प्रोसेस करती हूँ. और ये जितना भी लंबा वीडियो होगा बट गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये आपको बहुत यूजफुल होगा. तो चलिए बात करते हैं टायर 1 की. टायर 1 जो होता है उसमें आता है क्वालिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, GK यानी कि साइंस. और सबसे एक चीज बता दूं, जो 10th और 12th में हम लोग पढ़ते हैं ना, रीजनिंग, इंग्लिश की लैंग्वेज पूरी समझते हैं, जंपलिंग समझते हैं, फिल इन द ब्लैंक समझते हैं, रिफ्रेजेस समझते हैं, एंड साथ ही साथ में उसका रीसेंटेंस समझते हैं, सिनोनियम्स और एनोनियम्स. ये सारी चीजें जो हम करते हैं 10th और 12th की पूरी इंग्लिश उठा लीजिए, बिल्कुल डिट्टो 10th एंड 12th की इंग्लिश आप इसके लिए ले सकते हैं. ले क्या सकते हैं, 100% ये सिलेबस आता है इसके लिए. एंड साथ ही साथ में इसमें आप जितना अपनी जनरल अफेयर करंट की जितने भी अच्छे से कर सकते हैं उतना कर लीजिए. एंड पूरे की पूरी स्टेट की जानकारी, आप जिस भी DRDO के ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं उधर की पूरी जानकारी, और पूरी की पूरी GK आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो भी उसका रेलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है. साथ ही साथ में फिर हम बात करते हैं कि इसमें एबिलिटीज आती हैं, रीजनिंग्स आती हैं. तो इसमें इकोनॉमिक्स का भी कुछ रीजन है, इकोनॉमिक्स भी आता है. इकोनॉमिक्स के से रिलेट करते हुए रीजनिंग आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है. एंड साथ ही साथ में वो होता है जम्पल्ड वर्ड्स भी आते हैं, रिफ्रेजिंग भी आती है. और जो भी आपके सेंटेंसेस होते हैं ना, लॉन्ग सेंटेंस को आप एक वर्ड में बताओ जैसे करके क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आते हैं. अनसीन पैसेजेस नहीं आते. एंड ये दोनों ही एग्जाम जो होते हैं CBT होते हैं. CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. आपको ये ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, ठीक है. और ये 1 या 2 घंटे का पेपर होता है. और पहली बार जब आपका टायर 1 क्लियर हो जाएगा तब आप प्रमोट होंगे टायर 2 के लिए. और टायर 1 में से ही बच्चे शॉर्टलिस्ट होके पहुंचते हैं टायर 2 से. और टायर 2 में अगर आपने क्लियर कर लिया फिर आप जाएंगे सीधे इंटरव्यू के लिए.
तो फिर ये टायर 1 में जो होता है ना, मैक्सिमम सबका सिलेबस सेम रहता है, लेकिन जब हम टायर 2 में पहुंचना है तो आता है आपका मेन सेक्शन, यानी कि आपने किस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। और एक बात और है, डीआरडीओ में सिर्फ और सिर्फ सेप्टम एग्जाम ही नहीं है जहां से आप साइंटिस्ट की जॉब ले सकते हो, बल्कि एक एग्जाम और है, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स करनी पड़ेंगे। और हो सकता है क्योंकि आप ऑनर्स से हैं तो शायद आपके 4 साल होंगे इसमें, तो उस हिसाब से शायद आपको मास्टर्स भी ना करने पड़े, तो आप डायरेक्ट भी एग्जाम अपना करके वहां जा सकते हैं। तो जैसे कि टायर 2 में हम आते हैं, तो टायर 2 में क्या हो जाता है ना कि कंप्राइज हो जाता है, जो सेक्शन ए है और बी है वो पूरा टायर 1 के सेक्शन से आ जाता है। तो टायर 2 में जो होता है कंप्राइज हो जाता है। तो यहाँ पे सारी ये क्वालिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल साइंस, हिस्ट्री, जितना भी है, ज्योग्राफी, सारी चीजें इसमें सेक्शन ए में आ जाती है। फिर आपका सिलेबस आता है जो भी आपका है, समझ लीजिए जैसे कि आपका जूलॉजी है या किसी का किसी का बायोलॉजी है या केमिस्ट्री है या फिर किसी का फिजिक्स है या फिर किसी का मैथमेटिक्स है। और अगर किसी के पास में आईटीआई लेवल की डिप्लोमा है तो वो भी यहाँ पे अपना काम कर सकता है, उसको तो बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। और यहाँ पे 10th और 12th की जो आपकी मैंने बताया था, 10th और 12th की जो आपकी स्टैंडर्ड की पूरी जो इंग्लिश होती है वो अच्छे से कर लीजिए। और जैसे हम 10th और 12th में वो अच्छे से बेसिक समझते हैं ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी समझते हैं, न्यूमेरिकल रीजनिंग समझते हैं, लॉजिक रीजनिंग समझते हैं, इंग्लिश की समझते हैं, जिस फेज में हम स्टार्ट करते हैं उसी फेज को आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो बेसिकली मैं बात कहूँ तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इधर उधर नहीं होती है, लेकिन इसमें एक चीज अच्छी, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना तो एग्जाम क्लियर हो सकता है बड़ी आसानी से। एंड साथ ही साथ में आपको फर्दर जितनी भी अपनी क्वेरी क्लियर करनी है तो आप www.drdogov.in पे कर सकते हैं, या तो www. लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप drdogov.in पे जाएंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कि इसमें दूसरा एग्जाम कौन सा है जिससे हम जा सकते हैं, मतलब सेप्टम एग्जाम के अलावा कौन सा एग्जाम है। जैसे हम सभी जानते हैं कि गेट एग्जाम हुआ या CSIR नेट एग्जाम हुआ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि वो बहुत सारी दिशाओं के लिए आपके रास्ते खोल देता है। तो वही बात मैं कर रही हूँ। अगर जैसे कि अभी गवर्नमेंट का जो नया लॉ आया है वो ये आया है ना कि अगर आपका ग्रेजुएशन की जो लोगों की अवधि है वो 4 साल की कर दी है। हमारे टाइम पे बैचलर होता था सिर्फ 3 ईयर का, क्योंकि मेरा 3 ईयर का था, अब ये 4 ईयर का हो गया। तो जब 4 ईयर का आपने बैचलर कर रखा है तो आपको नेट का फॉर्म फिल करने के लिए, CSIR नेट या फिर गेट एग्जाम करने के लिए आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपका 4 साल का मतलब 4 इयर्स का आपका वर्क है ये ग्रेजुएशन का, तो आप अपने 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो, फिल कर सकते हो। CSIR नेट का भी करिए और साथ में आप गेट एग्जाम का भी करिए। तो जब आप दोनों का फिल करेंगे तो अगर ये पहले होता है कंडक्ट, उसके बाद ये होता है, ये फरवरी के आसपास होता है और ये जून में होता है, ये ट्वाइस होता है ईयर और ये होता है 1 टाइम, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट टाइम पे रहता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। समझ लीजिए अगर आपने गेट एग्जाम को भी क्लियर कर लिया है तो आप गेट एग्जाम को लगा के आप इस DRDO में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी जो सीधे आपका होगा इंटरव्यू, क्योंकि आपका सारा सीरीज बच जाएगा सेप्टम एग्जाम का, आप सीधे इंटरव्यू में जाएंगे। और वहां पे जब आप अपना एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे गेट एग्जाम के लिए, तो आपको वहां पे लाइफ साइंस का फिल भरना होगा, दैट इज एक्सेल, क्योंकि वहां पे ही आपको जूलॉजी काउंट होता है। और अगर जूलॉजी के लिए अलग से आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, वैसे जूलॉजी नहीं लाइफ साइंस ही होगा, आपको लाइफ साइंस उसको करेक्ट करना होगा। लाइफ साइंस का फॉर्म भरिए, एक्सेल उसका कोड होता है गेट का, एक्सेल कोड भर दीजिएगा। उसके बाद आपका जब ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो सीधे जो आपकी टायर 1 टायर 2 की प्रोसेस है ये बच जाएगी और आप सीधे इसको क्रैक कर दिया अगर आपने, तो आप सीधे इंटरव्यू के थ्रू जाओगे, आपको सीधे अपने ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। तो उससे क्या होगा, आपको साइंटिस्ट की जॉब वहां पे मिलेगी, क्योंकि आप फ्रेशर्स होंगे तो फ्रेशर की सैलरी थोड़ी सी स्टार्टिंग में कम होती है, बट एज अ टाइम एज योर वर्क्स, जैसे आपका काम अच्छा बनेगा, आप अच्छा करेंगे, आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, आपकी अच्छी एक्सपीरियंस होगी, तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि जब हम फ्रेशर्स होते हैं तो पैसे के पीछे ना भागते हुए एक्सपीरियंस गेन करने के पीछे भागना चाहिए। तो फिर यही तो तरीके हैं जिनसे आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं DRDO में। जैसे कि आपने मुझसे बोला था टायर 2 का सिलेबस, तो सिलेबस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और बात आती है जूलॉजी के लिए, तो जब जूलॉजी का सिलेबस की हम बात कर रहे हैं
तो आपको मैंने कुछ समय पहले ही एक कोर्स डिटेल अपना माइक्रोबायोलॉजी का दिया था, तो उसमें कुछ टॉपिक्स बताए थे, वो टॉपिक भी हैं और साथ में कुछ टॉपिक्स और हैं जो आपके अभी आप बीएससी में पढ़ रहे हो ना, वो सारे टॉपिक्स आप सिलेबस मान लीजिए अपने डीआरडीओ के लिए, वही डीआरडीओ के लिए मानिए और वही अपना सीएसआईआर नेट के लिए मानिए, क्योंकि जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम का टॉपिक रहता है, जो गेट एग्जाम का सिलेबस रहता है, वही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप ये मत सोचिए कि वो अगर डीआरडीओ का तो उसका सिलेबस अलग होगा, कुछ अलग नहीं होता, सेम सिलेबस होता है। तो आप उसी को रेफर कीजिएगा और साथ ही साथ में ये 2 चीजें मैंने आपको बताई है, इस पर फोकस जरूर कीजिएगा। दूसरी बात आती है पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि वो अगर इतने इजीली अवेलेबल होने लग गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो उनमें बहुत सारी जगह अगर आप देखेंगे ना, तो कहीं आप डाउनलोड भी करेंगे तो उसमें बहुत सारी कीज होती हैं, तो वो इजीली प्रेफरेबल नहीं होती, इजीली वो नहीं मिलती है। तो चलिए, आई होप यू लाइक द वीडियो, यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड अगर किसी जिसने भी ये वीडियो देखी तो प्लीज अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल हर एक चीज को कैप्चर करता है। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशन का कुछ भी हो, बायोलॉजी का कुछ भी हो, यहाँ मिलेगा। एंड आपका कोई भी टाइम जो भी मैं लूंगी, आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं टाइम लूंगी, तो वो टाइम आपका खराब नहीं होगा, दैट्स माई फुल गारंटी। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाइप कर दीजिए जो भी आपके कमेंट बॉक्स में आएगा, दैट मीन्स इट्स अ फीडबैक। आपको अगर अच्छा लगे तो अच्छा बताइएगा, और कोई भी अलग क्वेरी हो तो प्लीज उसे पोस्ट कीजिएगा। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।